गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग MCQ के सेशन में हमने अभी तक के 200 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं प्रहलाद राम यादव की बुक से। और पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा अगले 10 क्वेश्चंस का, जो कि 201 से लेके 210 तक के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन से, बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मैनली वाया। जो नियोनेट्स का बॉडी टेम्परेचर है वो मेनली किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो स्वेटिंग, क्या स्वेटिंग के द्वारा होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, क्या ब्राउन एडिपोज टिश्यू के द्वारा होता है? सीवरिंग के द्वारा? वार्म सीकिंग बिहेवियर? तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, वो जाएगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो न्यूबॉर्न का या न्यूनेट का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड होता है ब्राउन फैट से या ब्राउन एडिपोज टिश्यूज से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, नीचे दिए गए इंटरवेंशंस में से डिमॉन्स्ट्रेट नर्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यूबॉर्न्स थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी। नीचे दिए गए विकल्प में से, ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि नर्स समझती है थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न? कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें ये शो होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि नर्स को समझ में आता है कि उसकी न्यूबॉर्न की थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी कैसे होती है या क्या होती है। ठीक है, प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर ए रेडियंट फॉर्म, suctioning with a pulp syringe, obtaining an Apgar score and inspecting newborn's umbilical cord। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा इंटरवेंशन है जिससे ये साबित होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि नर्स उस न्यूबॉर्न की थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी समझ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर ए रेडियंट वार्मर के अंडर अगर बेबी को रख रही है नर्स तो इसका मतलब है वो इंटरवेंशन कर रही है थर्मो रेगुलेशन का। ठीक है, कि वो जो बच्चे का है वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर ए। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न्स आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो कम गेस्टेशनल एज के बच्चे जो होते हैं या पीटर्म जो बेबी होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में अनेबल होते हैं या एबल नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए विकल्प हैं, देयर स्किन इज मोर सब्सेप्टिबल टू कंडक्शन ऑफ कोल्ड, उनकी स्किन है मोर ससेप्टिबल है कोल्ड को कंडक्शन करने में। दे आर प्रिटम सो आर बोर्न रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, वो छोटे हैं या प्रिटम है इसलिए वो स्मॉल इन साइज में होते हैं। दे डू नॉट हैव मच फैट स्टोर्ड एज अदर इन्फेंट, दे आर मोर एक्टिव दैन यूजुअल। तो इसमें से सी ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन सही जाएगा क्योंकि जो उनमें फैट नहीं होता है स्टोर में, जितना नॉर्मली इन्फेंट में होता है उस प्रीटर्म में या स्मॉल गेस्टेशनल एज के बेबी में इतनी फैट नहीं हो पाती है, इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर सी कि दे डू नॉट हैव मच फैट स्टोर एज अदर इन्फेंट की तरह प्रीटर्म बेबी या स्मॉल गेस्टेशनल एज के बेबीज में फैट इतनी नहीं होती है, इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राइट आंसर गोज टू सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर प्लान ऑफ न्यूबॉर्न एट 1 आवर ऑफ एज। एक घंटा हुआ है बच्चे को जन्म लिए हुए, नीचे दिए गए कौन से प्रायोरिटी रहेगी डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस की प्रायोरिटी कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को अपन प्रायोरिटी देंगे? रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन एंड इम्पेयर्ड स्किन
इंटेग्रिटी। तो 1 आवर ऑफ एज है, यानी कि 1 ही घंटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनइफेक्टिव रेगुलेशन बनाएंगे, थर्मो रेगुलेशन, इनफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू सी। प्रायोरिटी किसके लिए रहेगी, डायग्नोसिस को प्रायोरिटी बेस बनाएंगे तो सबसे पहले उसका जो थर्मो रेगुलेशन है वो चेक करेंगे, वो उस पर डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, तो इनफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। हाउ मैनी फंटानेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। फंटानेल क्या है, वाइड गैप। ये मान लो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है दो बोन्स का, इसके बीच में जो वाइड गैप होता है, इसके बीच में एक थोड़ा मेम्ब्रेन होती है, ओसिफाइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अनओसिफाइड मेम्ब्रेन होती है, जो ओसिफाइड नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में जो वाइड गैप है उसको फोंटानेल बोल रहे हैं। दो सूचर का मतलब है दो बोन है, एक बोन ये है और एक बोन ये है, लेकिन इनके बीच में जो वाइड गैप है उसको फोंटानेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोंटानेल। ये अनओसिफाइड मेम्ब्रेन होती है वाइड गैप, है ना। ठीक है, तो ये फोंटानेल कहलाता है। ठीक है, तो हाउ मेनी फोंटानेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कितने फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है 2 फोंटानेल जो है न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, एक एंटीरियर फंटानेल, एक पोस्टीरियर फंटानेल। ठीक है, एंटीरियर फंटानेल एंड पोस्टीरियर फंटानेल, 2 मेजर फंटानेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए राइट आंसर गोज टू 2 फंटानेल्स आर प्रेजेंटेड इन न्यूबॉर्न। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वाइड गैप इन सूचर्स इज। अभी देखा है अपने सूचर्स के बीच में वाइड गैप क्या कहलाएगा, फंटानेल कहलाएगा। वाइड गैप क्या कहलाएगा, फंटानेल, फंटानेल, फंटानेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। एट बर्थ देर आर। बर्थ के टाइम कितने फंटानेल्स होते हैं। तो दोस्तों बर्थ के टाइम जो होता है वो 6 फंटानेल होते हैं। बर्थ के टाइम कितने फंटानेल होते हैं, 6 फंटानेल होते हैं। उसके बाद में फंटानेल जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और केवल 2 बचते हैं। केवल 2 कितने बचते हैं, 2 ही बचते हैं, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर। वैसे जन्म के टाइम 6 फंटानेल होते हैं, 2 होते हैं एंटीरियोलेटर, 2 होते हैं पोस्टीरियोलेटर और 2 मेजर होते ही हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है मेजर फंटानेल 2 होते हैं। तो टोटल हो गए 6। तो बर्थ के टाइम 6 फंटानेल, 6 फंटानेल्स आर प्रेजेंट इन ए बेबी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 2 फंटानेल एंटीरियर लेटरल, 2 फंटानेल पोस्टीरियर लेटरल एंड 2 मेजर फंटानेल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसलिए टोटल मिला के 6 होते हैं। बाद में वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और केवल 2 बचते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 ही बचते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इन इन्फेंट्स एंटीरियर फंटानेल क्लोजेज एट एज ऑफ। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ साल बाद में, कुछ महीनों बाद में वो फंटानेल्स जो है, जो वाइड गैप था फ्यूचर्स के बीच में, जो अनओसिफाइड मेम्ब्रेन्स थी वो ओसिफाइड हो जाती है, वो और जो गैप है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये इन्फेंट में, एक बच्चों में एंटीरियर फंटानेल क्लोजेज एट। एंटीरियर फंटानेल कब क्लोज होता है, कब वो ओसिफाइड हो जाता है, ये सूचर्स आपस में चिपक जाते हैं या ओसिफाइड मेम्ब्रेन हो जाती है वो। ठीक है, तो सही ऑप्शन है 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल का मतलब है 12 से 18 मंथ। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू सी। करेक्ट ऑप्शन गोज टू सी। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया है। एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट में अगस्त 2018 में पूछा गया है। ESIC स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में पूछा गया है। और भी अदर एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है ये, कि जो एंटीरियर फंटानेल है उसको क्लोज होने में कितना टाइम लगता है। तो वो 12 से 18 मंथ में या 1 से 1.5 साल में क्लोज हो जाता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अपना नॉर्मल शेप ऑफ एंटीरियर फंटानेल इज। एंटीरियर फंटानेल की नॉर्मल शेप कितनी कैसी होती है। तो दोस्तों नॉर्मल शेप जो होती है वो डायमंड शेप का होता है। एंटीरियर फंटानेल जो है नॉर्मली डायमंड शेप का होता है। इस टाइप से कुछ होता है।
इस टाइप से कुछ होता है डायमंड शेप का, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल शेप है इंटीरियर फंटानेल की वो होती है डायमंड शेप, ठीक है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, द एंटीरियर फंटानेल को ब्रैगमा बोल रहा है। ब्रैगमा इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, एंटीरियर फंटानेल किसके जंक्शन पे सिचुएटेड होता है? सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स, सजाइटल एंड लैम्बडोइड सूचर्स, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स एंड सजाइटल एंड फ्रंटल सूचर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो जाएगा सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका। क्योंकि ये डायमंड शेप कैसे बनाता है, ये सूचर सजाइटल सूचर है, ये कोरोनल सूचर है, ये फ्रंटल सूचर है, इस टाइप से मिलके ये डायमंड शेप इसको बना देते हैं, ठीक है। डायमंड शेप इस टाइप का होता है, तो इस टाइप से ये इसको बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए आज के सेशन के 10 क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से विद एग्जांपल विद रैशनल समझ में आए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। हम डेली MCQ सोल्व करवा रहे हैं, मोसबी के भी हम सोल्व कराए, OBG के, और यहाँ पे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के भी सोल्व करवा रहे हैं PR यादव की बुक से। तो दोस्तों आने वाले नोटसेट एग्ज़ाम में, नोटसेट 2021 में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। यहाँ PR यादव के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर तक क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें सिर्फ बेसिक्स ही होता है। इसलिए आप कंटिन्यू देखते रहिए वीडियोज़ को, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों।